ये कौन सी जगह होती है जिसे टॉयलेट भी बोलते हैं और रेस्ट रूम भी? बात ऐसी हुई कि मैं साइकिल चला रहा था और अचानक मुझे जोर की डायरिया हो गई। मैं तुरंत पब्लिक रेस्टरूम में घुस गया ताकि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर ना हो जाए, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि मैं टॉयलेट पेपर लाना भूल गया हूँ। जब मैं खुद ही इस प्रॉब्लम को हैंडल करने वाला था तभी नेक्स्ट स्टॉल से जोर की आवाज आई। ये सुन के मुझे थोड़ी उम्मीद मिली और मैंने पार्टीशन पे नॉक किया। हे भाई, थोड़ा टॉयलेट पेपर मिलेगा? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सॉरी भाई, मैं भी नहीं लाया। मैं भी चुप हो गया। फिर अचानक आइडिया आया, मैं टेक आउट ऑर्डर कर सकता हूँ। हे भाई, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। वो तुरंत बोला, मेरा फोन डेड है, तू मेरे लिए भी मंगवा दे। मैंने सोचा जब दोनों यहाँ फंसे हुए हैं तो प्रैक्टिकली बेस्ट फ्रेंड्स ही हैं, तो मैंने उसके लिए भी ऑर्डर कर दिया। मैंने कार्ट में 2 पैक्स टॉयलेट पेपर डाले और नोट लिखा कि मेल डिलीवरी राइडर चाहिए। वेट करते वक्त भी हम आइडल नहीं बैठे। मैं अपने पैर थपथपा रहा था ताकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे। तभी नेक्स्ट स्टॉल वाला बोला, क्या बडलक है यार, इस सुनसान पार्क में फंस गए। मैंने हल्का सा हंस के बोला, सही में मैं तो साइकिल चला रहा था और पेट खराब हो गया। फिर अचानक मुझे याद आया कि मैंने अपनी साइकिल लॉक नहीं की। मैं थोड़ा पैनिक हो गया और पूछा, वैसे जब तू आया था एंट्रेंस पे कोई साइकिल देखी? उसने तुरंत बोला, नहीं, मैंने कोई साइकिल नहीं देखी। ये सुनते ही मेरा दिल डूब गया। क्या मेरी साइकिल चोरी हो गई? तभी मेरा फोन बजा। मैंने उठाया तो एक लड़की की आवाज आई, हेलो, आपका ऑर्डर आ गया है। मैं शॉक हो गया। लड़की? मैंने तो मेल राइडर बोला था। मैंने तुरंत रिक्वेस्ट की, प्लीज सेकंड स्टॉल तक दे दो, मैं आधे घंटे से यहां हूं, पैर सुन्न हो गए हैं। वो थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, 2 रुपए के लिए मैं मेंस रेस्ट रूम में आऊं? लेना है तो दरवाजे पे रख दिया है, और फोन काट दिया। ऑर्डर कंप्लीट दिख रहा था। नेक्स्ट स्टॉल वाला पैनिक हो गया, क्या हुआ, ऑर्डर नहीं मिला? मैंने पसीना पोंछते हुए बोला कि डिलीवरी गर्ल अंदर आने को रेडी नहीं थी, अब शायद मुझे खुद क्रॉल करके जाना पड़ेगा। वो बोला, कोई बात नहीं, फिर से ऑर्डर कर लेते हैं। मैंने भी वही सोचा। मैंने पहले वाले राइडर को बैड रिव्यू दिया और दोबारा ऑर्डर किया। इस बार नोट में लिखा, नो फॉलो अप, वरना बैड रिव्यू पक्का। 15 मिनट बाद फिर कॉल आई। नंबर देख के लगा पहचाना हुआ है। वही आवाज, डिलीवरी आ गई। मैं गुस्से से कांप गया। फिर तुम ही क्यों? वो बोला, यहां कौन आना चाहता है? मैंने गुस्से में बोला, मैंने क्लियरली मेल राइडर बोला था। वो हंसा, जैसे मुझे फर्क पड़ता है। फिर उसने फोटो भेजी, खाना और टॉयलेट पेपर, और ऑर्डर फिर कंप्लीट। मैं गुस्से में दीवार पे मुक्का मार दिया। नेक्स्ट स्टॉल वाला भी इम्पेशेंट हो गया, क्या हुआ, वही राइडर है? मैंने गुस्से में बोला, हाँ, बैड रिव्यू का बदला ले रहा है। तभी अचानक कोई अंदर आया। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि बाहर से 2 लोगों की आवाज आई, सांस फूली हुई, ये मेंस रेस्ट रूम है, तुझे डर नहीं लगता कोई चिल्लाएगा? दूसरा आदमी हाथ हिलाकर बोला, अरे यार, इतनी सुनसान जगह पे कौन आएगा, मैं और वेट नहीं कर सकता जान, बस इस बार मुझे कंट्रोल लूज करने दे। तभी मेरे राइट साइड का डोर जोर से बंद हुआ और पूरा रेस्टरूम हिलने लगा। मैं और मेरा दोस्त तुरंत चुप हो गए। राइट वाले आदमी और औरत पहले स्क्वाड टॉयलेट पे ही शुरू हो गए, फिर डोर तोड़ के सिंक के पास भाग गए। मैं अपने स्टॉल में चिपका हुआ था, बस दुआ कर रहा था कि वो जल्दी खत्म करे। तभी एक और औरत अंदर आई। देखा, मुझे पता था तुम लोग यहां कुछ गलत कर रहे हो, उसकी गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। शायद वो उस आदमी की वाइफ थी। मैंने तुरंत अपना मुंह हाथ से बंद कर लिया। अरे बाप रे, मैं तो बाथरूम में फंस के एक फुल ड्रामा देख रहा था। वो आदमी जल्दी जल्दी सफाई देने लगा। मैंने इधर उधर देखा और चुपके से अपना फोन डोर के नीचे से बाहर स्लाइड कर दिया। मैंने तीनों के चेहरे रिकॉर्ड कर लिए। फिर एक अमीर लगने वाली औरत, लगभग 40 साल की, महंगी डिजाइनर कपड़ों में अंदर घुसी। उसके चेहरे पे पुरानी कॉस्मेटिक सर्जरी के निशान थे। आदमी काफी हैंडसम था, स्ट्रांग बॉडी, और सिर्फ अंडरवेयर पहने हुआ था। क्लियरली वो उस औरत से काफी छोटा था। जो औरत जल्दी से कपड़े पहन रही थी वो तो और भी शॉकिंग थी। वो लगभग 50 की लग रही थी। अमीर औरत गुस्से में बोली, मैंने तुम्हें बेस्ट फ्रेंड माना और तुमने ही मेरे आदमी को फंसा लिया। इतना कहना था कि उसने सीधा उस औरत को थप्पड़ मार दिया। फिर तीनों बाथरूम में ही लड़ने लगे। सीन बिल्कुल केओटिक हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं और मेरा दोस्त डर के मारे सांस तक नहीं ले रहे थे। अचानक एक टॉयलेट डोर जोर से बंद हुआ। अमीर औरत बोली, शाओ चैंग 2 लोगों के साथ खेल रहा है, मुझे चीट कर रहा है। मैंने डोर की क्रैक से झांक के देखा, सिर्फ शाओ चैंग की चप्पल दिख रहे थे। वो जोर से पुश करके मेरे स्टॉल के पास तक लाया गया और पिटने लगा। लग रहा था मेरा डोर कभी भी टूट जाएगा। तभी एकदम से बाथरूम में बदबू फैल गई। कुछ सेकंड्स के लिए सब चुप हो गए। फिर 5 सेकंड के अंदर लेफ्ट वाले स्टॉल से 2 जोर के पाड़ की आवाज आई। अमीर औरत सीधा लेफ्ट वाले डोर के पास गई। कौन है अंदर? उसने जोर से पूछा। ये देख के मैंने सांस रोक ली। शाओ चैंग दरवाजे पे हाथ रख के खड़ा हुआ बोला, क्या मैंने गलत सुना? अमीर औरत बोली, इम्पॉसिबल, अंदर कोई है। फिर वो लेफ्ट स्टॉल का डोर जोर जोर से खोलने लगी। अंदर 2 लोग थे। मैंने सिर झुका के सोचा, बस अब तो पकड़े गए। थोड़ा सोचने के बाद मैंने हिम्मत करके बोला, भाई मैं बस बाथरूम यूज कर रहा था, मुझे क्या पता था तुम लोग ये सब करोगे।
थोड़ी तो इज्जत होती है ना इंसान की। ये सुनते ही शाओ चैंग ने मेरे स्टॉल को जोर से लात मारी। गुस्से से बोला, अगर पहले बोल देता तो ये सब होता क्या? अमीर औरत भी बोली, हाँ शाओ चैंग सही कह रहा है, शर्म नहीं है तुम लोगों को। अब तीनों का गुस्सा हम पर निकल रहा था। तब मेरे पास वाले दोस्त ने हिम्मत करके बोला, भाई शांति से बात करते हैं, पहले बाहर जो 2 टेकआउट बैग्स पड़े हैं वो हमें दे दो। कुछ देर बाद किसी के चलने की आवाज आई। शाओ चैंग ने बैग खोला तो उसमें टॉयलेट पेपर था। वो हंस के एक छोटा सा पीस फाड़ के हमारे स्टॉल के नीचे से अंदर डाल दिया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं कांपने लगा। मन कर रहा था तुरंत बाहर निकल के उसका सर पकड़ लूं, पर सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे ही झुकना पड़ रहा था। मैंने बोला, भाई ये क्या मजाक है? शाओ चैंग कुछ सेकंड चुप रहा, फिर सिंक के पास जाके टैप चालू कर दिया। पानी छोड़ देता हूं, तुम लोग प्रिटेंड करो कि तुमने कुछ नहीं देखा। अमीर औरत ने भी उसकी बात रिपीट की। वो सही कह रहा है, हमारा ये लव हेट रिलेशनशिप किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। मैं और मेरा दोस्त बिल्कुल चुप हो गए। जब वो लोग शोर मचाते हुए चले गए, मैंने गुस्से में अपना फोन उठाया, रेडी था कि जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी उसे ऑनलाइन डाल के सब एक्सपोज कर दूं। लेकिन तभी मेरे फोन पे एक मैसेज आया जिसने मुझे तोड़ दिया। डियर यूजर, आपका करंट बैलेंस इनसफिशिएंट है, इनकमिंग कॉल्स रिसीव करने पर रिस्ट्रिक्शन लग गया है। मेरा पड़ोस वाला दोस्त देख रहा था कि मैं हिल नहीं रहा। उसने पार्टीशन पे नॉक किया। तो ठीक है, मैंने आंसू पोंछकर कड़वी सी स्माइल के साथ बोला, मेरा फोन बंद हो गया, सर्विस नहीं है। अब मैं सच में हेल्पलेस था। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, शायद बस पैंट्स ऊपर करके निकल जाऊं, बाद में नहा लूंगा, शायद बस छोड़ देना ही बेटर है। पर जैसे ही मैंने पैंट्स ऊपर की, बाहर से तेज कदमों की आवाज आई और 2 आदमी अंदर घुस आए। मैंने दरवाजे के क्रैक से देखा, दोनों ने मास्क पहना हुआ था और एक बड़ा सा भरा हुआ बोरा पकड़ा हुआ था। ये देखते ही मैंने तुरंत डोर लॉक किया, फोन निकाला, टाइप किया, आवाज मत करना, बाहर बैड लोग हैं, और फोन पड़ोस वाले को दे दिया। मैंने देखा दोनों ने सैक खोला और उसमें से एक जिंदा आदमी बाहर गिरा। एक मास्क्ड आदमी ने हाथ उठाया, पसीना पोंछते हुए जो बड़े भाई लग रहे थे, इधर उधर देखा और बोले, ये लड़का कितना मोटा है। थक गया मैं ऐसे उठाते उठाते। फिर बोले, ये पार्क पूरे शहर का सबसे सुनसान जगह है, आज रात यहीं छुपते हैं। ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या हम किडनैप हो गए थे? खुशकिस्मती से मेरा फोन अभी भी 110 डायल कर सकता था। मैं बस कॉल करने ही वाला था कि मैंने सुना वो दोनों हर एक टॉयलेट स्टॉल चेक करना शुरू कर दिए। जब वो हमारे स्टॉल तक आए, एक आदमी ने कैजुअली डोर को 2 बार पुश किया, फिर चला गया। यहाँ कोई नहीं है, उसने कहा। पीछे वाले शायद मेरे दूसरे भाई होंगे, स्टोरेज वाले। इस मोटे को थोड़ी देर में टैप से बांध देना, पहले खा लेते हैं, सेकंड ब्रदर बोला। फिर खुश होके चिल्लाया, बड़े भाई, यहाँ का टैप तो गर्म पानी भी देता है, इंस्टेंट नूडल्स के लिए परफेक्ट। फिर उसने थोड़ा डाउट से कहा, पर सिंक में इतना भीगा हुआ टॉयलेट पेपर क्यों है? कोई तो पहले यहाँ था। पानी गर्म है मतलब कोई अभी अभी यहाँ था। मैंने क्रैक से झांक के देखा, दोनों सिंक के पास खड़े थे। मैंने सोचा अगर अभी भाग जाऊं तो शायद बच जाऊं। जैसे ही मैंने धीरे से डोर खोलने वाला था, नीचे बंधा हुआ मोटा आदमी अचानक सिर हिला के मना करने लगा। उसने मुझे देख लिया था। मैं कंफ्यूज हो गया, वो मुझे क्यों रोक रहा था। जब दोनों किडनैपर्स पलटे तब मैंने देखा दोनों के कमर पे गन्स थे। मैं तुरंत डर के मारे पीछे हट गया। मैंने जल्दी से फोन पे टाइप किया, इनके पास गन्स है, और पड़ोस वाले को दिखा दिया। उसने रिप्लाई किया, अब बाहर शांत है, क्या तू पुलिस को कॉल कर सकता है? मैं फोन स्क्रीन देखते हुए सोच रहा था, तब एक आइडिया आया। अगर मैं उस मोटे आदमी से आवाज करवा दूं तो किडनैपर्स का ध्यान उधर चला जाएगा और मैं चुपके से पुलिस को कॉल कर सकता हूं। पर मैं उस तक ये बात कैसे पहुंचाऊं? तब तक वो दोनों किडनैपर्स इंस्टेंट नूडल्स बना रहे थे। प्रॉपर कुक होने का वेट भी नहीं किया, सीधा मसाला डाल के खाना शुरू कर दिया। एक आदमी फ्लोर पे बैठ के जल्दी जल्दी खा रहा था। बाथरूम में पहले ही बदबू थी, अब नूडल्स की स्मेल भी मिक्स हो गई। मेरा पेट अचानक गुरगुर करने लगा। जैसे ही मैंने इंस्टिंक्टिवली अपना पेट पकड़ा, नेक्स्ट स्टॉल से एक जोर का ग्राउलिंग साउंड आया, उसके पहले वाले फाट से भी ज्यादा लाउड। बड़े भाई ने नूडल्स साइड में रखे, मुड़ के पूरा टॉयलेट देखा और भौएं चढ़ा के बोला, सेकंड ब्रदर, पक्का यहाँ कोई नहीं है? सेकंड ब्रदर कॉन्फिडेंटली बोला, चिंता मत करो बॉस, यहाँ कोई नहीं है, ये मोटा लड़का ही भूखा है। स्मेल आई तो उसका पेट रिएक्ट कर गया। जो आदमी उसे खाना नहीं दे रहा था, उसने गुस्से से नीचे पड़े आदमी को देखा और बोला, इसे भूखा रहने दो। मेरा दिल फाइनली थोड़ा शांत हुआ। मैंने फोन पे टाइप किया, तू कंट्रोल कर सकता है क्या? थोड़ी देर बाद रिप्लाई आया, सॉरी, शायद मैंने पहले ज्यादा खा लिया था, अब बहुत भूख लगी है। और 15 मिनट बीत गए। मैं स्टॉल में इतना नींद में था कि आंखें बंद होने वाली थीं। मैं लगभग सो ही गया था कि अचानक धड़ाम, टॉयलेट का डोर जोर से किक करके खोला गया। मैं डर के मारे तुरंत जाग गया और दरवाजे के क्रैक से झांका। वो वही डिलीवरी वाला था जो पहले आया था। तुम अभी भी यहीं हो ना? तुमने टॉयलेट पेपर डिलीवर किया था ना? प्लीज मेरा बैड रिव्यू हटा दो। डिलीवरी वाली लड़की दरवाजे पे खड़ी थी, मुझे कॉल करने ही वाली थी, तभी उसकी नजर अंदर खड़े किडनैपर्स से मिल गई। उसने इंस्टेंटिवली अपना बैग हिला के पूछा,
तुम दोनों भी टॉयलेट पेपर डिलीवरी वाले हो क्या? दोनों किडनैपर्स ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से अपनी कमर पे छुपे गन्स को कपड़ों से कवर कर लिया। बिग ब्रदर आगे बढ़ के काम बनने की एक्टिंग करते हुए बोला, हाँ, यहां कोई नहीं है। डिलीवरी वाली ने भौएं चढ़ाई और बोली, कैसे नहीं हो सकता? एक आदमी ने 2 बार ऑर्डर किया है। 500 मील के अंदर सिर्फ मैं ही डिलीवर करती हूं। ये सुन के बिग ब्रदर ने कंधे उचका दिए, तो शायद वो चला गया होगा। इतनी देर कौन बैठता है टॉयलेट पे? डिलीवरी वाली ने सर खुजाया और बोली, हाँ, सही कह रहे हो। फिर उसने फोन निकाला मुझे कॉल करने के लिए। मेरा दिल जोर से धड़क गया। मुझे अचानक याद आया, मेरा फोन तो पड़ोस वाले के पास है और साइलेंट पे भी नहीं है। तभी अचानक पाइप से बंधा हुआ मोटा आदमी जोर से चीखा। उसका मुंह कपड़े से बंधा था, आवाज दबी हुई थी, पर इतनी लाउड थी कि डिलीवरी वाली रुक गई और फोन नीचे रख दिया। उसने अंदर झांक के देखा और उसकी शक्ल तुरंत बदल गई। उसने बंधे हुए मोटे आदमी को देखा और तुरंत भाग गई। ये देखते ही दोनों किडनैपर्स उसके पीछे भाग गए। मैंने मौका देखा और तुरंत बाथरूम का डोर खोल के बाहर भागा। मैं सीधा भागना चाहता था, पर फिर मुझे याद आया मेरा पड़ोस वाला अभी अंदर है। मैं तुरंत वापस मुड़ के बंधे हुए मोटे लड़के के पास गया और चिल्लाया, बाहर आ, क्या कर रहा है? तभी नेक्स्ट स्टॉल से मेरे दोस्त की दर्द भरी आवाज आई, सॉरी, मुझे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, मेरा पेट फिर दर्द कर रहा है। मोटा लड़का मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींचने लगा। उसे छोड़, वो 2 रॉबर्स मुझे देख के बाथरूम में नहीं रुकेंगे। तभी एक गन शॉट की आवाज आई। हम दोनों डर के मारे तुरंत झुक के विंडो के नीचे से झांकने लगे। दूर दूर देखा, दोनों रॉबर्स डिलीवरी वाली की डेड बॉडी उठा के वापस ला रहे थे। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने मोटे लड़के का हाथ जोर से पकड़ लिया। वापस चलो, मैं तुझे जल्दी से बांध देता हूं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी बाथरूम के अंदर से मेरे दोस्त की आवाज आई, तेरा फोन यहीं है, मैंने ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर दिया है। मैंने जवाब दिया, ठीक है, फिर हम तीनों अपनी ओरिजिनल जगह पे वापस चलते हैं और पुलिस का वेट करते हैं। किडनैपर्स ने डिलीवरी वाली की लाश मेरे पास वाले स्टॉल में डाल दी। सिर्फ 3 मिनट के अंदर उस स्टॉल से खून बहते हुए मेरे टॉयलेट तक आने लगा। मैंने देखा सेकंड ब्रदर अपना पसीना पोंछ रहा था। बिग ब्रदर, अपने बाप को कॉल करो, 5 मिलियन मांगते हैं। ये सुन के बिग ब्रदर ने उसे घूर के देखा। पागल है क्या? इस छोटे मोटे लड़के के चक्कर में हमने एक औरत को मार दिया। 5 मिलियन क्या काफी होगा? सेकंड ब्रदर डर के पीछे हट गया। तो कितना चाहिए? बिग ब्रदर दांत भींच के बोला, 30 मिलियन, हाफ हाफ बांटेंगे, और 10 साल तक मुझसे कांटेक्ट मत करना। मैं डोर के क्रैक से सब देख रहा था। बिग ब्रदर ने फोन निकाला और नंबर डायल करने लगा। जो मोटा लड़का किडनैप हुआ था वो 20s में लग रहा था। उसने एक टिपिकल चेक वाली शर्ट पहनी थी, बिल्कुल किसी ओटाकू जैसे। लेकिन किडनैपर्स के हिसाब से ये मोटा लड़का असल में एक अमीर घर का बेटा था। बड़े भाई फोन पे जोर से चिल्लाए, ये जांग हाओ है ना, तुम्हारा बेटा अब मेरे हाथ में है। आगे की बात बिल्कुल मूवी जैसी थी, सेम धमकी भरी लाइंस। कॉल कट करने के बाद बड़े भाई ने गुस्से में मोटे लड़के की थाई पर जोर से लात मारी। इस बार किक सीधा लगी, आसानी से बाउंस नहीं हुई। फिर उसने गन उसके सर पे रख दी। ए मोटे, तूने क्या किया है? तेरा बाप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहा? मोटा लड़का डर के मारे कांप रहा था। मैंने अपने डैड से झूठ बोला कि मैं पिछले कुछ दिन से अब्रॉड पढ़ने गया हूं। ये सुन के छोटा भाई पास आया और बोला, तो फिर गया क्यों नहीं? मोटा लड़का हिचकिचाते हुए बोला, मैंने एक अंडरग्राउंड गैम्बलिंग डेन में पैसे हार दिए, सोचा था इन दिनों में वापस जीत लूंगा। छोटा भाई सिर पकड़ के बोला, अरे यंग मास्टर, तुम्हें नहीं पता ये सब चीजें छू नहीं सकते। बड़े भाई ने उसे कोहनी मारी। उसके चेहरे पे इरिटेशन था। अब समझाने का क्या फायदा, बस इसके बाप को कन्विंस करना है कि ये किडनैप हुआ है। फिर उन्होंने वीडियो कॉल किया। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी था। उसने रोते हुए मोटे लड़के को देखा, पर उसके चेहरे पे जरा भी फिक्र नहीं थी। उल्टा किडनैपर्स को ही गाली देने लगा। वीडियो काफी रियलिस्टिक है। अगर तुम बिगड़े नहीं होते तो शायद मैं तुम्हें अपनी टेक कंपनी में ले लेता। और कॉल तुरंत कट हो गया। मोटा लड़का आंखों में आंसू लिए उदास होकर मेरे स्टॉल की तरफ देखता रहा। मैंने सोचा, लगता है अब बस पुलिस का वेट ही ऑप्शन है। तभी मेरे पास वाले स्टॉल से लड़के ने फोन नीचे से स्लाइड किया। तुम मुझे लिटिल बुला सकते हो, पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने जल्दी से रिप्लाई किया, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? थोड़ी देर बाद रिप्लाई आया, शायद फूड पॉइजनिंग है, पेट खाली है, ठंड लग रही है, पूरा बॉडी दर्द कर रहा है। फिर उसका हाथ नीचे आया। मैं थोड़ा हेजिटेट हुआ। फिर मैंने उसकी उंगलियों को छुआ, वो बहुत ठंडी थीं। फिर उसने मैसेज भेजा, पुलिस अभी तक क्यों नहीं आई, क्या बहुत दूर है? मैंने विंडो की तरफ देखा। बाहर अंधेरा हो चुका था। मैंने कैलकुलेट किया, मैं और शाओफेंग 3 घंटे से बाथरूम में फंसे हुए थे। मैंने रिप्लाई किया, बस थोड़ा और रुक, पुलिस जल्दी आएगी। मैं इतना शाओफेंग की कंडीशन में बिजी हो गया था कि किडनैपर्स क्या बात कर रहे थे ध्यान ही नहीं दिया। जब मैंने ध्यान से सुना तो देखा, बड़ा भाई एक नाइफ लेकर मोटे लड़के के कान के पास जोर से घुमा रहा था। उसकी आंखों में खौफनाक गुस्सा था। बेवकूफ, तेरा बाप मुझे नहीं पहचानता,
अब इसका कान ही भेजना पड़ेगा। ये सुन के छोटा भाई घबरा गया। भाई, इसे कैसे भेजेंगे? बड़े भाई ने डिलीवरी वाली की लाश की तरफ इशारा किया। उसके कपड़े पहन के जा और सीधा इसके घर डिलीवर कर दे। ये बोल के छोटा भाई जल्दी से रेस्टरूम से निकल गया। अब बाथरूम में सिर्फ 4 लोग बचे थे। मैंने सोचा अगर शाओ फेंग बीमार ना होता तो शायद हम दोनों भाग सकते थे। बाहर अंधेरा बढ़ता जा रहा था और मोटा लड़का लगातार रोता जा रहा था। तभी अचानक बाहर से एक आदमी और औरत की हंसी मजाक की आवाज आई। बड़े भाई ने तुरंत रिएक्ट किया, मोटे लड़के को पकड़ा और उसे लेकर एक स्टॉल में बंद हो गया। राइट साइड वाले स्टॉल, जहां लाश थी, वो आवाजें और पास आने लगी। मैंने ध्यान से सुना और शॉक हो गया। वो वही अफेयर वाला कपल था। मैंने क्रैक से झांक के देखा, हाँ वही थे। औरत ने नखरे से बोला, शाओ चियांग, अगर मेरा गोल्ड नेकलेस नहीं मिला तो तुम कैसे कॉम्पनसेट करोगे? शाओ चियांग ने उसकी कमर पकड़ के बोला, मैडम मेरे पास ना पैसा है ना दिमाग, तो मैं तुम्हें अपने बॉडी से कॉम्पनसेट करूंगा, शाओ चियांग ने कहा और झुक के उसे किस करने लगा। औरत ने तुरंत हाथ से रोक दिया। रुको। उसने शक भरी नजर से पूरे रेस्टरूम को देखा, जैसे चेक कर रही हो कोई और तो नहीं है। शाओ चियांग ने हाथ हिला के कहा, इस टाइम पे कौन आएगा यहां? औरत ने भौं चढ़ाई, पहले भी तुमने यही कहा था और 2 आदमी बिना टॉयलेट पेपर के हम पे नजर रख रहे थे। शाओ चियांग हंस के बोला, छोड़ो ना, आज फिर वैसे नहीं होगा सिस्टर, अब और वेट नहीं होता। मैं अंदर ही सोच रहा था, हे भगवान, क्या फिर से ये सब देखना पड़ेगा? वो उसे पकड़ के क्यूबिकल की तरफ ले गया। याद है पहले भी यही मजा लिया था? जाओ जिये ने उससे चिपक के कहा, मुझे याद नहीं, मैं तो तब ऑलमोस्ट बेहोश थी। कुछ ही देर में क्यूबिकल जोर जोर से हिलने लगा। अंदर से तेज सांस और अजीब आवाजें आने लगी। इतनी डिस्टर्बिंग थी कि मैंने अपने कान बंद कर लिए। तभी अचानक धड़ाम, अंदर कुछ टूट गया जैसे। मैंने तुरंत झांक के देखा। शाओ चियांग और जाओ जिये दोनों हाथ ऊपर किए खड़े थे। उनके चेहरे पे सफेदी छा गई थी। वो रॉबर बाहर आ गया था, लेफ्ट हैंड में गन, राइट हैंड से मोटा लड़का पकड़े हुए। उसने ठंडी नजर से दोनों को देखा। मैं तुम्हें जाने देने वाला था, पर तुमने आवाज करके दिक्कत खड़ी कर दी। अब मेरी गलती नहीं है। शाओ चियांग डर के मारे घुटनों पे गिर गया। भाई बात करते हैं, हम कुछ नहीं देखेंगे। जाओ जिये भी घबरा के बोली, हाँ हम बस नेकलेस ढूंढने आए थे, मिल गया तो तुरंत चले जाएंगे। रॉबर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर शाओ चियांग से पूछा, ये औरत तुम्हारी क्या लगती है? जाओ जिये ने उस वक्त भी नखरे से चेस्ट फुला के आंख मारी। ये देख के रॉबर इरिटेट हो गया। बस पहले तुम्हें ही शूट करता हूं। धड़ाक, गोली चल गई। जाओ जिये की थाई में लग गई। खून तुरंत बहने लगा। शाओ चियांग डर के भाग खड़ा हुआ। रॉबर हल्का सा मुस्कुरा के उसके पीछे चल दिया। तेरी औरत से मुझे क्या लेना? जैसे ही वो दौड़ के पास पहुंचा, अचानक एक हाई हील ऊपर से गिर के उसके सर पे लगी। खून तुरंत निकलने लगा। उसे रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला था कि एक अमीर औरत भाग के आई और उसके हाथ से गन छीन ली। वो जोर जोर से सांस लेते हुए बोली, जैसे मैंटिस सिकाडा को पकड़ता है और पीछे ओरियल होता है, मैं अफेयर पकड़ने आई थी और यहां चोर पकड़ लिया। तुम कौन हो? रॉबर पीछे हट गया, सर पकड़ के। औरत ने गन उस पर तान दी और उसे घुटनों पे बैठने पे मजबूर कर दिया। बदतमीजी का टाइम नहीं है। मैं अपने स्टॉल में सोच रहा था, ये औरत सच में बहुत डेयरिंग है। मैं और मेरा दोस्त धीरे से निकलने ही वाले थे, तभी उस अमीर औरत ने अचानक मुड़ के शाओ चियांग के क्रॉच की तरफ गन तानी और ट्रिगर दबा दिया। उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी थीं। मैं तुम्हारी सब हरकतें बर्दाश्त कर रही थी, पर तुमने मेरे एसेट्स ट्रांसफर कर दिए। शाओ चियांग जमीन पे गिर गया, दर्द से कांपते हुए। हुआ, गलती हो गई। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था, एक ही दिन में इतना सब कुछ कैसे हो सकता है। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और नेक्स्ट क्यूबिकल के नीचे स्लाइड कर दिया। अभी बाहर मत आना। कुछ देर बाद शाओ फेंग ने नीचे से ओके का साइन दिखाया। तभी शाओ चियांग कमजोर आवाज में बोला, हुआ, मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला। हुआ ने उसकी तरफ देखा। पुलिस के पास जाना तुम्हें मेरे हाथ में पड़ने से ज्यादा बेटर लग रहा है ना? शाओ चियांग ने सर हिला के मना किया। नहीं, हुआ, मेरी बात मान लो। पर हुआ ने उसे इग्नोर किया और जाओ जिये की तरफ मुड़ गई। उसने अपनी पॉकेट से एक गोल्ड नेकलेस निकाला। जाओ जिये, तुम इसे ढूंढने के लिए वापस आई थी ना? जाओ जिये की आंखें चमक उठी। दर्द भूल के वो आगे बढ़ने लगी। हुआ, ये तुम्हारे पास कैसे आया? हुआ ने नेकलेस हिलाया। ये मुझे टॉयलेट फ्लोर पे मिला है, मैंने ऐप से चेक किया, 3 लाख युआन का है। शाओ चियांग, तुम इतने रिच कब से हो? जाओ जिये की आंखों की चमक तुरंत डल हो गई। हुआ ठंडी आवाज में बोली, देखा, जिंदगी के सामने प्यार की कोई वैल्यू नहीं होती। ये कह के उसने गन जाओ जिये को दे दी। शाओ चियांग को मार दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। जाओ जिये कांपने लगी। नहीं, मैं नहीं कर सकती। हुआ ने उसका हाथ पकड़ लिया। डर मत, गन रॉबर की है, शाओ चियांग को मार देंगे और ब्लेम रॉबर पे डाल देंगे। ये सुनते ही रॉबर, जो अभी भी सर पकड़ के खड़ा था, तुरंत शाओ चियांग के सामने आ गया। लेडीज शांत हो जाओ, बात करते हैं। हुआ ने गुस्से से देखा। तुमसे क्या बात करनी है चोर? रॉबर ने तुरंत प्लान बदला और बोला, पैसे की बात है। उस मोटे लड़के को देखो, उसका बाप सबसे अमीर आदमी है, हम पैसे बांट लेंगे।
अचानक हुआ हुआ नीचे बैठ के जोर जोर से रोने लगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। रोते रोते अचानक उसने खड़े होकर फिर से ट्रिगर दबा दिया। धड़ाक। मैं डर के मारे आंखें बंद करनी। जब खोला तो गोली रॉबर के हाथ को बस छू के निकल गई। रॉबर गुस्सा होने के बजाय अजीब सी प्यारी स्माइल देकर बोला, मैडम अगर प्यार चाहिए तो मैं भी दे सकता हूं। उसने तुरंत अपनी शर्ट उतार दी। उसका मस्कुलर बॉडी दिख रहा था। 15 मिलियन मिलते ही मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगा। सोचो कितने गोल्ड नेकलेसेस आ सकते हैं। मैं चुपके से झांक रहा था। अंदर सब बिल्कुल पागल हो चुका था। जमीन पे पड़ा शाओ चैंग निकल से बोला, हुआ इस पे मत भरोसा करो। मर्दों पे भरोसा करना मतलब अल्ट्रामैन पे भरोसा करना है। रॉबर गुस्से में मुड़ के आया और उसके सर पे जोर से पंच मारा। शाओ चैंग कराते हुए बेहोश हो गया। हुआ ने उसे देखा। उसकी आंखों में मिक्स्ड इमोशंस थे। वो धीरे से बोली, शाओ चैंग सही कह रहा है, तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और फिर से गन उठाई, रॉबर पे एम किया। तभी बाहर से गन शॉट की आवाज आई। मेरा दिल खुश हो गया। पुलिस आ गई। मैंने झांक के देखा, पर वो पुलिस नहीं थी। वो दूसरा रॉबर था, डिलीवरी यूनिफॉर्म में। उसने सीधा हुआ के बीच माथे पे गोली मारी। वो सीधा मेरे स्टॉल के बाहर गिर गई। सेकंड ब्रदर आके बेहोश शाओ चैंग को फिर से बांध दिया। भाई अभी जो तुमने बोला ना, बहुत घटिया था। बड़ा भाई बोला, अरे वो सब तुझे टाइम देने के लिए था। फिर वो इधर उधर देखने लगा। मेरी गन कहाँ गई? क्या वो लॉक्ड टॉयलेट्स में गिर गई? ये सुन के सेकंड ब्रदर ने हमारी तरफ देखा। मैं इस औरत को हटा के चेक करता हूं। वो हुआ की बॉडी को खींचने लगा। ये देखते ही मैं और शाओफिंग एक साथ फ्लश बकेट पे चढ़ गए। सांस रोक के खड़े हो गए। हम दोनों ने सांस रोक ली। सेकंड ब्रदर ने बॉडी हटाने के बाद एक लकड़ी उठाई और हमारे क्यूबिकल के अंदर इधर उधर घुसा के चेक करने लगा। अचानक वो तेज भाग के आया और नीचे ड्रेन की तरफ देखने लगा। भाई क्या यहां गिर गया? बड़ा भाई भी झुक के देखा। वहां सच में एक ऐसा गैप था जहां से चीज अंदर गिर सकती थी। छोड़ो, बड़ा भाई बोला, अभी मेरी वाली यूज कर ले। मैं फ्लश बकेट से चिपका हुआ था। धीरे से चैन की सांस ली। फिर मैंने अपने हाथ में खून लगा पिस्टल देखा और सब समझ गया। जब हुआ गिर रही थी, उसने मेरे शूज देख लिए होंगे और अपनी लास्ट स्ट्रेंथ से गन मेरे क्यूबिकल में फेंक दी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर मैंने कंट्रोल किया और पिस्टल पॉकेट में डाल ली। तब बड़ा भाई जियाओ जिये के पास गया, जो घुट के बैठी थी। अभी के लिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। जियाओ जिये डर के मारे उसकी तरफ देखती रही। सेकंड ब्रदर कंफ्यूज होके बोला, भाई क्यों? बड़े भाई ने बंधे हुए लोगों की तरफ इशारा किया। अगर कुछ हुआ, ये सब हमारे हॉस्टेजेस हैं। सेकंड ब्रदर तुरंत समझ गया, हाँ, ज्यादा हॉस्टेजेस उतनी ज्यादा सेफ्टी। तभी बाथरूम के बाहर लाइट्स चमकने लगीं। बड़ा भाई तुरंत विंडो पे गया। थोड़ा सा पर्दा हटा के देखा, बाहर पुलिस से एरिया भरा हुआ था। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने जल्दी से विंडोज बंद की, फिर सब हॉस्टेजेस को एक कोने में खींच के बांध दिया। फिर गुस्से से सेकंड ब्रदर को देखा। क्या हुआ? डिलीवरी के टाइम पकड़ा गया क्या? सेकंड ब्रदर घबरा के बोला, नहीं, उनके घर पे तो सिक्योरिटी गार्ड ने थैंक यू भी बोला। तभी फोन बजा। कॉलर था जांग हाओ। बड़े भाई ने स्पीकर पे उठाया। दूसरी तरफ से घबराए हुए आवाज आई, प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। ये सुन के मुझे अंदर से रिलीफ मिला। मुझे तुरंत समझ आया, शाओ फेंग ने पुलिस को कॉल कर दिया था। पर जैसे ही मैं रिलैक्स्ड हुआ, दोनों रॉबर्स ने अपने बैग से एक काला एक्सप्लोजिव निकाल लिया। बड़ा भाई फोन पे चिल्लाया, बाहर पुलिस को हटाओ वरना हम ये टॉयलेट उड़ा देंगे। जांग हाओ कंफ्यूज था, कौन सी पुलिस? मैंने तो पुलिस को कॉल ही नहीं किया। बड़ा भाई गुस्से से बोला, बकवास बंद करो, 10 मिनट है, अगर पुलिस नहीं हटती तो तुम्हारा बेटा भी मेरे साथ मरेगा। और उसने कॉल कट कर दिया। मेरा पूरा बॉडी डर से कांप रहा था। अगर बॉम्ब असली है तो हम सब मर जाएंगे। तभी नेक्स्ट क्यूबिकल से शाओ फेंग ने हाथ बाहर निकाला। मैंने तुरंत समझ के फोन उसे दे दिया। कुछ सेकंड्स बाद फोन वापस आया। मेरा फोन डेड था, पर सिम में बैलेंस था। साथ में शाओ फेंग का सिम भी था। मैंने पहले उससे मैसेज किया, शाओ फेंग तू ठीक है? रिप्लाई आया, पता नहीं, पर शायद थोड़ी देर और सरवाइव कर सकता हूं। ये देख के मैं और टेंशन में आ गया। 6 घंटे हो चुके थे। अगर जल्दी नहीं निकले तो वो बीमारी से ही मर जाएगा। मैंने तुरंत सिम स्विच किया। फोन रीस्टार्ट होते ही जो वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड की थी वो ऑटोमेटिकली इंटरनेट पे अपलोड हो गई। मेरे पास सोचने का टाइम नहीं था। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। उन्होंने जल्दी रिस्पॉन्ड किया। मैंने उनका मैसेज टाइप करके शाओ फेंग को दे दिया। पुलिस ने बोला, बाहर मत आना, जितना हो सके चुप के रहो, नेगोशिएशन और बॉम्ब स्क्वाड ऑलरेडी आ चुके हैं। कुछ ही देर बाद शाओ फेंग ने सिर्फ गुड रिप्लाई किया। मैंने अपना रीस्टार्ट हुआ फोन देखा, दिल रिग्रेट से भर गया। काश मैंने शुरू से ही सिम कार्ड चेंज करने का सोचा होता तो मैं इतनी देर तक यहां फंसा नहीं रहता। तभी अचानक बाथरूम का दरवाजा जोर से तोड़ दिया गया। एक आदमी ने मुझे गुस्से से घूरा और मेरा हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। साला, कोई यहां सच में छुपा हुआ है। मैं डर के मारे पीछे हट गया। मेरी आवाज कांप रही थी। तुम्हें कैसे पता चला? वो थोड़ा हंसा।
क्योंकि जो वीडियो तुमने अपलोड किया था उसमें ट्रैकिंग नंबर लगा हुआ था। वो वीडियो अब इंटरनेट पर हर जगह फैल चुका था। मैंने तुरंत फोन निकाला। वीडियो कुछ ही मिनट्स में वायरल हो गया था, लाखों व्यूज के साथ। कमेंट सेक्शन मजाक और लोगों के ओपिनियन से भरा हुआ था। मेरा सेकंड ब्रदर आया, मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए हंसा। कितनी देर से टॉयलेट में बैठी था, आज बड़ा अजीब इंसान मिला है। मैंने देखा मेरा ओल्डर ब्रदर धीरे से पिस्तौल निकाल रहा था। उस पल मैंने तुरंत रिच मन का छोड़ा हुआ पिस्तौल पॉकेट से निकाला और उसके हाथ पर 2 गोलियां चला दी। सेकंड ब्रदर चीखा और जमीन पर गिरा पिस्तौल उठा लिया, लेकिन मैं बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ। मैं सिस्टर हुआ जैसी नहीं हूं। हमारे पास गन्स है, लेकिन मेरे पास एक बॉम्ब भी है जो मैंने अपने पैर के पीछे छुपा रखा था। मैंने हल्का सा पैर उठाया सिग्नल देने के लिए। बस इतनी सी मूवमेंट से ही दोनों आदमी घबरा गए। मैं उन्हें देखकर आईब्रो उठाकर बोला, तो तुम लोगों को भी मौत से डर लगता है? ये कहकर मैंने बॉम्ब निकाला और अपने कंधे पर डाल लिया। मेरी आंखों में ठंडी चमक था। अगर तुमने गोली चलाई तो यहां सब लोग साथ में मरेंगे। मेरा ओल्डर ब्रदर अपना खून बहता हाथ पकड़कर बोला, आवाज में डर था, पागल मत बनो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। मैंने बाकी लोगों की तरफ देखा, और इनका क्या? सेकंड ब्रदर ने गन टाइट पकड़कर कहा, सिर्फ तुम्हें छोड़ सकते हैं। मैंने शाओचियांग को देखा जो बेहोश पड़ा था, एक मोटा लड़का जिसका कान का हिस्सा कटा हुआ था, एक ट्रैफिक पुलिस वाला जो रो रहा था और शाओ फेंग जो मेरी मदद कर रहा था। मैंने सोचा, अगर मैं चली गई तो इन सब की जान खतरे में है। नहीं, मुझे सबको बचाना होगा। डिसीजन लेकर मैं सीधा सिस्टर जाओ के पास गया, झुककर उसकी रस्सी खोलने लगा। तुम इंजर्ड हो, ध्यान से। मेरी बात खत्म होने से पहले ही उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं गिर गया और वो भागकर बाहर निकल गया। अगली ही सेकंड गोली की आवाज आया। मेरे ब्रदर ने सीधा उसके सर पर गोली मार दी। सिस्टर जाओ सीधा जमीन पर गिर गया। मेरा ब्रदर ठंडी हंसी के साथ बोला, इंसान का दिल समझना मुश्किल है। तुमने उसे बचाया और उसने तुम्हें छोड़ दिया। मैं उठा और उसे ठंडी नजरों से देखा। तुमने उसे क्यों मारा? वो सीधा बोला, मैंने कहा था सिर्फ तुम्हें छोड़ेंगे, बाकी भागेंगे तो मरेंगे ही। मुझे नहीं पता था वो इतना सेल्फ सेंटर्ड निकलेगा। मैंने अपना गुस्सा दबाया और मोटे लड़के के पास जाकर उसकी रस्सी खोला। मत भागना, वो तुम्हें मार देगा। वो तुरंत सिर हिलाने लगा, नहीं भागूंगा। जब वो मुड़ा मैंने देखा उसके कान का जख्म इन्फेक्शन से भरा हुआ था। तभी मेरा फोन बज उठा। मैंने निकाला, वो पुलिस ऑफिसर था जिससे मैं पहले बात कर रहा था। इस बार मैंने मैसेज नहीं किया, सीधा कॉल उठाया, किडनैपर्स के सामने। फोन से आवाज आई, तुम ठीक हो? हमें गोली की आवाज सुनाई दी। मैंने अपने कंधे पर बॉम्ब को हल्का सा छुआ और धीरे से कहा, मेरे पास बॉम्ब है, वो लोग अभी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यहां अभी किसी की मौत हो गया। पुलिस ऑफिसर की आवाज थोड़ी शांत हो गई। नेगोशिएशन एक्सपर्ट रेडी है, उन्हें बोलो बाहर आके बात करें। मैंने कॉल काट दी और उन्हें पुलिस का मैसेज बताया। मेरा ओल्डर ब्रदर कुछ सेकंड्स के लिए रुक गया, फिर उसने यंगर ब्रदर की तरफ गहरी नजर से देखा। मैं हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, मैं ही था। मैंने ही तुम्हारी 2 बार कंप्लेंट किया था। जैसे ही मेरा बड़ा भाई बाहर जाने के लिए मुड़ा, मैंने धीरे से अपनी यंगर ब्रदर से कहा, मैं इतनी देर से बाथरूम में बंद था, इनका रिलेशनशिप मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है। तुम्हें डर नहीं लगता? इतना उसकी बात मान रहे हो, कहीं वो तुम्हें ही सैक्रिफाइस न कर दे। मेरे यंगर ब्रदर की आंखें तीखी हो गई। चुप कर बेवकूफ लड़का, हम एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश मत कर। बड़ा भाई बस बाहर जा रहा है गाड़ी अरेंज करने, फिर तुम दोनों साथ भागोगे। मैंने बीच में काट दिया। मैं सिर हिलाकर बोला, कभी किसी क्रिमिनल को ऐसे एस्केप करते देखा है? बुराई कभी अच्छाई पर जीत नहीं पाता, ये प्रिंसिपल हमेशा से सेम है। बोलते हुए मैंने धीरे से अपनी गन उठाई और उस पर एम किया। मेरा सेकंड ब्रदर तुरंत रिएक्ट किया। उसने अपनी कमर पर रखी पिस्टल पर हाथ मारा और हंसी उड़ाते हुए बोला, बड़े भाई ने मुझे गन दिया है, मेरे पास अपना रास्ता है बचने का। तब मुझे सब समझ आ गया, इसलिए वो सरेंडर नहीं कर रहा था। बड़ा भाई खुद पकड़ने के लिए बाहर जाने को रेडी था, सिर्फ इसलिए ताकि सेकंड ब्रदर को भागने का टाइम मिल सके। तभी अचानक बाथरूम के अंदर से आवाज आई। सबका ध्यान उधर चला गया। मेरा दिल खुशी से भर गया। मुझे लगा जियाओ फेंग आ रहा है, लेकिन जो बाहर आई वो डिलीवरी वाली लड़की थी। वो लंगड़ाते हुए चल रही थी, अपने सीने के गोली के जख्म को पकड़े। इतने सारे लोगों को देखकर उसकी आंखों में कंफ्यूजन था। मेरा सेकंड ब्रदर उसे देखकर शॉक हो गया। तू अभी तक जिंदा है? उसने घबराहट में तुरंत गन निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने मौका पकड़ा और तुरंत ट्रिगर दबा दिया, लेकिन मेरी एम खराब था। गोली उससे नहीं लगी। गन शॉट की आवाज से डिलीवरी लड़की जैसे होश में आ गई। उसकी आंखें एकदम तेज हो गईं। वो सीधा सेकंड ब्रदर पर झपी और दोनों जमीन पर गिरकर लड़ने लगे। मैं तुरंत उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा। पास जाकर देखा तो सेकंड ब्रदर के पेट में चाकू घुसा हुआ था, खून बह रहा था। वो जमीन पर गिर गया, कुछ बार झटका खाया और फिर बिल्कुल शांत हो गया। डिलीवरी लड़की अपने हाथों पर लगे खून को देखकर बार बार बोल रही थी, मैंने किसी को मार दिया, मैंने किसी को मार दिया। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी बाथरूम का दरवाजा अचानक खुला।
मैं घबरा गया। पता नहीं नेगोशिएशन का क्या हुआ, लेकिन फिर मैंने देखा बड़ा भाई बिल्कुल ठीक अंदर आया। उसने गर्दन उठाकर घमंड से कहा, पुलिस ने हमें गाड़ी देने का प्रॉमिस किया है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सेकंड ब्रदर की लाश पर पड़ी, उसका चेहरा तुरंत जम गया। मुझे पता था उसके पास अब गन नहीं है। मैं तुरंत फोन उठाने लगा ताकि पुलिस को बुलाऊं, लेकिन जैसे ही मैंने फोन छुआ, मेरे पास खड़ा मोटा लड़का मेरी स्लीव खींचने लगा। उसकी आंखों में डर था। तुम्हारा बॉम्ब रिमोट से कंट्रोल होता है। मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। मैंने बड़े भाई की तरफ देखा। वो अचानक अजीब सी हंसी हंसने लगा। उसने रिमोट कंट्रोल का बटन जोर से दबा दिया। तुम्हें सच में लगता है तुम इस गेम को कंट्रोल कर सकते हो? वो हंसा। सब मेरी प्लानिंग है। मैंने अपने कंधे पर बंधे बॉम्ब को देखा और तुरंत दिमाग में कैलकुलेशन किया। अगर मैंने बैकपैक उतार दिया तो सब उसके कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन जब तक बॉम्ब मेरे पास है तब तक मेरे पास भी थोड़ा कंट्रोल है। फिर मैंने डिलीवरी लड़की की तरफ देखा। ना मैं अच्छा शूटर था, ना वो। हम दोनों उसके हाथ से रिमोट को शूट नहीं कर सकते थे। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया चमका। हाँ, पुलिस को मौका दिया जा सकता है। रिस्की था, लेकिन ट्राई करना पड़ेगा। मैंने तुरंत फोन निकाला, अपना प्लान टाइप किया और पुलिस को मैसेज भेज दिया। फिर गन को कस के पकड़ा और डिलीवरी लड़की को खींचकर उस आदमी के सामने ले आया। मैं उसकी आंखों में सीधा देखकर जानबूझकर प्रोवोक करते हुए बोला, तुम्हें मुझे जानती नहीं हो ना? मैं ही हूं जिसने तुम्हारी 2 बार कंप्लेंट किया था। उसकी आंखें तुरंत गुस्से से भर गई। आवाज कांप रही थी। क्या तुम? मैं हल्का सा स्मर्क किया। हाँ, मैं ही हूं। मैंने तुम्हारी 2 बार कंप्लेंट की थी। तुम मुझसे नफरत करती हो, है ना? मैंने गुस्से में हाथ कस के बोला। अगर तुम नहीं होती तो मैं यहां इंजर्ड और फंसा हुआ नहीं होता। मैं किसी को नहीं मारता। जैसे ही मैंने बोला, उसने अपनी गन उठाई और सीधा मेरे सर पर तान दी। अंदर ही अंदर मैं खुश हुआ। उससे वैसे लोगों से सच में नफरत थी जो उसको बैड रिव्यूज देते हैं। फिर मैंने जानबूझकर भाव चढ़ाया। मेरी आवाज में जलन थी। अच्छा, अब सब मेरी गलती है। अगर मेरे पास टॉयलेट पेपर होता तो ये सब होता ही नहीं। डिलीवरी वाली लड़की एकदम शॉक हो गई। क्या मैं स्पेसिफिकली तुम्हें ढूंढने वापस नहीं आई थी? मैं हल्का सा हंसा। सॉरी, मैं पूरा टाइम बाथरूम में था। बाहर जो कुछ हुआ सब सुना मैंने। अचानक उसने मेरी तरफ उंगली की। उसकी आवाज मजाक उड़ा रही थी। तो तुमने अब तक टॉयलेट पेपर यूज ही नहीं किया और अब पैंट पहन ली? मैंने तुच्छ अंदाज में कहा। तुम्हारी रिएक्शन देख के लगता है तुम पक्की पागल हो। मेरी बात खत्म होने से पहले ही मैंने उसके बाल पकड़ के उसका सिर सिंक में दे मारा। वो जोर जोर से जूझने लगी। हल्की सी चीख निकल रही थी। पागल औरत, कितनी बदला लेने वाली हो तुम? रुक जाओ तुम। उसके सीने में गोली लगी थी और खून बह रहा था। इतनी कोशिश के बाद भी वो मेरी बराबरी नहीं कर पा रही थी। पीछे खड़ा लड़का बस शौक में रिमोट पकड़ के देख रहा था। मेरे हाथ हल्का सा कांप रहे थे जब मैं डिलीवरी वाली को देख रहा था। तुम दोनों के साथ क्या प्रॉब्लम है? मैं समझ ही नहीं पा रहा। इतने अजीब कैसे हो तुम लोग? मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड होकर बड़े भाई की तरफ देखा। बस कुछ सेकंड्स में ही डिलीवरी वाली ने मौका पकड़ लिया और मुझे जोर से धक्का देकर सिंक में गिरा दिया। जद्दोजहद के बीच मेरी नजर एक पल के लिए खिड़की पर पड़ी। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने तुरंत मौका पकड़ा, खिड़की की तरफ गोली चलाई और साथ ही उसका सिर दबाते हुए हम दोनों को सिंक में दे मारा। बाहर पुलिस पहले ही हमें निशाना बना चुकी थी। तभी पीछे से एक और गोली चली। कोई एक्स्ट्रा आवाज नहीं हुई। मैंने देखा बड़े भाई का शरीर सीधा नीचे गिर गया और उसके हाथ का रिमोट जमीन पर गिर गया। मोटा लड़का ये देखते ही दौड़कर आया और मुझे और डिलीवरी वाली को अलग किया। मैं फाइनली चैन की सांस ले पाया और उस डिलीवरी वाली को देखा। उसका चेहरा टॉयलेट पेपर से भरा हुआ था। मुझसे हंसी रोकी नहीं गई। थोड़ी देर में बहुत सारे पुलिस वाले आ गए और हमें ले जाने लगे। मेरा दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। अभी एक इंसान बाहर नहीं आया था। मैं तुरंत पुलिस की पकड़ से छूटा और रेस्ट रूम के अंदर भागा। मैंने शाओफैंग वाले स्टॉल का दरवाजा लात मार के खोला और चिल्लाया, शाओफैंग। तब मुझे पता चला कि वो बेहोश जमीन पर पड़ा है। एक पुलिसमैन मेरे पीछे आया, झुककर शाओफैंग को चेक किया और मुझसे पूछा, सर, क्या ये वही दोस्त है जिसके बारे में आप कह रहे थे? मैंने हाँ में सर हिलाया। मेरी आवाज भर आई। हाँ, हम सिर्फ आधा दिन पहले मिले थे। बाकी सब लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया और मुझे पुलिस स्टेशन ले जाकर पूरी कहानी डिटेल में बतानी पड़ी। सच कहूं तो ये सब इतना अजीब था कि जो पुलिसमैन लिख रहा था वो भी हैरान लग रहा था। एक विक्टिम के रूप में मैंने एक के बाद एक ट्रेजेडीज देखी, जैसे सब कुछ किसी किस्मत या कर्मा का हिस्सा हो। केस खत्म होने के बाद मैं बस चुपचाप रहना चाहता था, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही उस मोटे लड़के के फादर मुझे धन्यवाद देने आ गए। उन्होंने मेरा हाथ जोर से पकड़ा, अपने सेक्रेटरी को इशारा किया और एक चेक निकालकर मुझे दिया। थैंक यू मिस्टर क्यू, ये 30 मिलियन है। मैंने हल्का सा सर हिलाया। मेरी आवाज में फिक्र थी। कोई बात नहीं, छोटे मोटे का क्या हाल है? ज़ैंग हाओ हंसा। मैं एक फेक ईयर बनवा रहा हूं। मैंने वो 30 मिलियन एक्सेप्ट कर लिए। तुरंत मेरे दिमाग में एक आइडिया आया।
मैंने अपने पैसे से पूरे शहर के पब्लिक टॉयलेट्स रेनोवेट करवा दिए, फ्री टॉयलेट पेपर, फ्री वाईफाई और इमरजेंसी सेफ्टी बॉक्सेस लगवाए ताकि कोई भी बाथरूम यूज करते वक्त परेशान ना हो। अगले दिन मैं हॉस्पिटल गया डिलीवरी वाली लड़की को देखने। वो बेड पर लेटी हुई थी, उसकी आंखों में गिल्ट भरा हुआ था। उसने कहा कि उसने जॉब रिजाइन कर दी है और अब सीरियसली अपने बाइपोलर डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करवाना चाहती है। फिर मैंने श्याओ चियांग के बारे में पूछा। पता चला कि उसने अपनी मर्दानगी खो दी थी और होश में आने के बाद से वो डिप्रेस्ड रहता है, किसी से बात करना भी नहीं चाहता। आखिर में मैं शहर के बाहर वाले सेमेट्री गया श्याओ फेंग को देखने। उसे बहुत ही खूबसूरत जगह पर दफनाया गया था। डॉक्टर ने कहा कि उसकी मौत फूड पॉइजनिंग और सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से हुई। अगर वो टॉयलेट में फंसा ना होता तो उसकी जान को खतरा नहीं होता। श्याओ फेंग की मौत मेरे दिल में एक बोझ बन गई। बहुत सी रातों तक मैं उसका सपना देखता था। मेरे सपनों में हम दोनों सेफ तरीके से टॉयलेट से बाहर निकल आते और धूप में बैठकर अच्छे दोस्तों की तरह दिल की बात करते।